प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चंचल कुमार शर्मा सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था विलियन सॉल्यूशन। इसमें हमने विलियन के बारे में पढ़ा है, विलियन के प्रकार, विलियन की सांद्रता की इकाइयां भी हमने पढ़ी हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन भी दिए हैं। आशा करता हूं कि आपने कोशिश की होगी। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है उसका भी समाधान किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है विलेयता। ये अपना आज का नया टॉपिक, ये आज का नया टॉपिक है विलेयता। इस चैप्टर के अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं, पार्ट में बनाए गए हैं। तो आज ये अपना नेक्स्ट पार्ट 5 पार्ट है जिसमें हम विलेयता के बारे में पढ़ें। वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिल रही होगी। अगर अपडेट नहीं मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को दबा दीजिए। प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जिससे कि एक भी वीडियोस आपका नहीं छूटेगा और सीक्वेंस में आप वीडियो देखते रहिए। विलेयता अपना आज का टॉपिक है विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जल में नमक डालते हैं, डिजोल्व हो जाता है। वो ही नमक जो जल में घुल गया उसका विलीनीकरण हो गया, वो ही विलेयता है। दूध में आप चीनी डालते हो, डिजोल्व करते हो, यानी चीनी दूध में विलय हो जाती है, घुल जाती है। तो विलीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो ही विलेयता कहलाती है। अब इसकी परिभाषा क्या हो विलेयता की? इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को ही विलेयता कहते हैं, को ही विलेयता कहते हैं। तो ये हमारी विलेयता की परिभाषा है कि किसी निश्चित ताप पर, सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम द्रव विलायक है। जैसे आपने 100 ग्राम जल ले लिया, में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा, और आप उसमें नमक घोल रहे हो, तो नमक एक निश्चित सीमा तक उसमें घुलेगा, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा। तो वो विलेय की जो अधिकतम मात्रा जो घुली हुई है उस निश्चित ताप के ऊपर 100 ग्राम द्रव विलायक में, उसे ही विलेयता कहते हैं। आपके पास 250 ml दूध है, 250 ml दूध में आपने 5-6 चम्मच चीनी डाल दिए, आप उसको घोल रहे हो, डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें डालते जाओगे तो वो विलय होता जाएगा। नहीं, एक निश्चित सीमा तक वो उसमें घुलेगा। तो विलय की जो अधिकतम मात्रा है, जो 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई है, उस अधिकतम मात्रा को ही हम विलेयता कहते हैं। यहां हम पढ़ेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता यानी ठोस को द्रव में घोला जा रहा है। तो ठोस विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में उपस्थित हो, उसे ही हम ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। तो वो ही परिभाषा है
क्या आ जाएगा इसमें, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई ठोस विलय की अधिकतम मात्रा, ठोस विलय की अधिकतम मात्रा, अगर यहां ठोस जोड़ दिया जाए तो ये ठोस की द्रव्य विलेयता हो जाती है। तो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई ठोस विलय की अधिकतम मात्रा को ही ठोस की द्रव्य विलेयता कहते हैं। ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। तो हमने क्या देखा है, विलेयता। तो विलेयता तो हम यहां किसी के लिए भी आ सकती है, गैस की द्रव्य विलेयता भी आ सकती है, लेकिन ठोस की द्रव्य विलेयता का मतलब है कि हम किसी ठोस को द्रव में घोल रहे हैं। ठोस की द्रव्य विलेयता का मतलब है कि कोई ठोस है हमारे पास और उस ठोस को हम किसी द्रव में डिजोल्व कर रहे हैं। जैसे हम जल में नमक डालें या चीनी डालें तो वो ठोस की द्रव्य विलेयता है। अब वो उसके 100 ग्राम में निश्चित ताप पर उसकी अधिकतम कितनी मात्रा घुल जाएगी, वो उस ठोस की द्रव्य विलेयता होगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी निश्चित ताप पर। यानी ताप निश्चित क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमने कमरे के ताप के ऊपर जल में नमक घोला, अधिकतम मात्रा घुल गई, लेकिन यदि आप ताप बढ़ाओगे तो वो और भी बढ़ेगा, तो वो फिर अलग से विलेयता नहीं होगी। तो कहने का मतलब ठोस की द्रव्य विलेयता क्या है, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में, यानी आपको 100 ग्राम द्रव विलायक लेना है और तापमान को एक निश्चित टेम्परेचर रखना है और फिर आप उसमें ठोस को घोल रहे हो, तो उस घुली हुई जो ठोस की जो अधिकतम मात्रा है उसे ही हम ठोस की द्रव्य विलेयता कहते हैं। तो दूध में चीनी का घुलना, दूध में आप चीनी घोल रहे हो तो अधिकतम निश्चित ताप के ऊपर अधिकतम कितनी चीनी उसमें घुल सकती है, वो ही उसकी विलेयता होगी। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे कारक भी हैं जो ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करते हैं। जैसे आप जल में चीनी को घोलते हो, एक निश्चित सीमा तक उसमें घुल जाती है, उसके बाद वो नहीं घुलती है। लेकिन यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसी जल में आप और भी अधिक चीनी घोल सकते हो या और भी अधिक नमक घोल सकते हो। तो कहने का मतलब ताप बढ़ा रहे हैं हम, तो ताप बढ़ाने के साथ हम और भी विलय घोल सकते हैं। तो एक कारक हो गया प्रभावित करने वाला। तो इसी प्रकार ठोस की द्रव्य विलेयता को कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठंडे दूध में चीनी देरी से घुलती है, लेकिन गर्म दूध में चीनी शीघ्रता से घुल जाती है। बिल्कुल सामान्य बात है, या आप करके भी देख सकते हो। तो इसी प्रकार से ठोस की द्रव्य विलेयता को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। उन कारकों के बारे में हम अब आगे देखें। देखिए, अगला अपना टॉपिक इसी में आ जाता है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहां हम देखेंगे ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी ठोस को जब द्रव में घोला जा रहा है तो वो ठोस कम मात्रा में घुल रहा है
और कब अधिक मात्रा में घुलता है, यानी उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अपना पहला कारक है विलय व विलायक। विलय व विलायक की प्रकृति, ये अपना पहला कारक है। दूसरा कारक है ताप का प्रभाव, और तीसरा कारक है दाब का प्रभाव। तो ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक विलय व विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इससे आगे फिर आपको प्रत्येक के बारे में पढ़ाएंगे। विलय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है, ताप का प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है और दाब का प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है, प्रत्येक के बारे में हम देखें। तो विलयता किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा को ही विलयता कहते हैं। हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ठोस की द्रव्य विलयता। तो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई ठोस विलय की अधिकतम मात्रा को ही ठोस की द्रव्य विलयता कहते हैं। अब उस ठोस की द्रव्य विलयता को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उसमें अपना पहला कारक है विलय व विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो एक एक लेके चलते हैं अपन। ताप का प्रभाव कैसे प्रभावित करता है, दाब का प्रभाव कैसे प्रभावित करता है, और विलय और विलायक की प्रकृति है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आपके समय का भी सदुपयोग होता रहेगा। तो पहला है अपना विलय व विलायक। विलय व विलायक की प्रकृति। विलय व विलायक की प्रकृति, तो देखिए विलय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार से ठोस की द्रव्य विलयता को प्रभावित करती है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, हम NaCl लेते हैं और NaCl को हम जल में घोलते हैं। NaCl को जल में डाला गया है, यानी ये जल है और इसमें हम घोल रहे हैं क्या? NaCl। तो जब NaCl को जब जल में घोला जाता है तो ये विलय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां ये भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है और जल भी ध्रुवीय प्रकृति का, यानी ये ध्रुवीय विलय है और ये ध्रुवीय विलय। ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलय। ध्रुवीय क्या होता है? जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होता है तो ये ध्रुवीय यौगिक है। जल में H धनायन और OH माइनस आयन है तो ये ध्रुवीय यौगिक है। तो इसी प्रकार से अपन यहां देख रहे हैं कि जब NaCl को जल में घोला जाता है तो ये विलय हो जाता है, दोनों ध्रुवीय हैं। और यदि NaCl को द्रव बेंजीन में घोला जाता है, NaCl को द्रव बेंजीन में घोला जाता है तो ये इसमें विलय नहीं होता है, क्योंकि ये यहां अध्रुवीय है और नमक क्या है? ध्रुवीय। ध्रुवीय विलय और ये क्या है? विलय। अब हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं।
पहला केस देखा हमने कि हमने जल लिया और जल में हम नमक को डाल रहे हैं, तो जल में नमक डिजोल्व हो जाता है। उसके पीछे हमने कारण देखा कि जल ध्रुवीय है और NaCl भी ध्रुवीय है, तो ये आसानी से विलय हो जाता है, विलय हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। लेकिन दूसरा हम देख रहे हैं कि NaCl को जब बेंजीन में डाला जाता है तो यह विलय नहीं होता है, विलय नहीं होता है। और इसी प्रकार से हम एक तीसरा केस और भी ले लें। यदि CCl4 के विलयन में आयोडीन को डाल दिया जाए, जो ठोस अवस्था में विलय है, इसको यदि CCl4 ये विलायक है जो अध्रुवीय होता है, और आयोडीन भी क्या है, अध्रुवीय है। अगर अध्रुवीय ठोस विलय को अध्रुवीय विलायक में घोल दिया जाता है तो भी इसमें क्या होता है, ये विलय हो जाता है। समझना इनको एक एक को। पहला है, हम देख रहे हैं कि हमने जल में NaCl को घोला, आसानी से विलय हो जाता है क्योंकि जल भी ध्रुवीय प्रकृति का है और NaCl भी ध्रुवीय प्रकृति का है, आसानी से विलय हो जाता है। कहने का मतलब दोनों की प्रकृति समान होगी तो आसानी से विलय हो जाएगा। आगे आयोडीन को CCl4 में घोल रहे हैं तो आयोडीन भी अध्रुवीय प्रकृति का है और CCl4 भी अध्रुवीय प्रकृति का है। इसी प्रकार से ये भी इसमें आसानी से विलय हो जाता है। लेकिन यदि NaCl को बेंजीन में घोला जाए तो यहां दोनों की प्रकृति अलग अलग हो जाती है। NaCl ध्रुवीय और बेंजीन अध्रुवीय। तो जब विलय और विलय की जब प्रकृति अलग होगी, यानी एक ध्रुवीय होगा और एक अध्रुवीय होगा, तो वो विलय नहीं होते। दोनों की प्रकृति यदि समान होगी, विलय भी ध्रुवीय होगा, विलायक भी ध्रुवीय होगा, या विलय भी अध्रुवीय होगा और विलायक भी अध्रुवीय होगा, तो वो आसानी से विलय हो जाए। कहने का मतलब दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, और जब इनकी प्रकृति समान होगी तो ये विलय हो जाते हैं। इस प्रकार से विलय व विलय की प्रकृति भी ठोस की द्रव्य विलयता को प्रभावित करती है। तो ये तो थे आपके सामने एग्जाम्पल। अब इसको हम थोड़ा नोट्स के रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। ठोस की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। इसमें पहला है विलय और विलय की प्रकृति। विलय व विलायक दोनों की प्रकृति पर विलयता निर्भर होती है। विलयता निर्भर होती है। समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है अर्थात लाइक डिसॉल्व लाइक। समान समान को घोलता है अर्थात लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं
विलय और विलायक दोनों की प्रकृति समान होगी तो विलय हो जाता है, चाहे दोनों ध्रुवीय हो और चाहे दोनों ही अध्रुवीय हो, समान समान होता है। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में व अध्रुवीय विलायक में आसानी से विलय हो जाती है। यानी ध्रुवीय विलय होगा वो ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलय होगा वो अध्रुवीय विलायक में आसानी से विलय हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है। ध्रुवीय विलय है ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलय है अध्रुवीय विलायक। जैसे NaCl को जल में आसानी से घोला जा सकता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान अर्थात ध्रुवीय होती है। इसी प्रकार आयोडीन व सल्फर को CCl4 में आसानी से घोला जा सकता है। आसानी से घोला जा सकता है क्योंकि आयोडीन व सल्फर तथा CCl4 तीनों ही अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो कहने का मतलब समान समान को घोलता है, लेकिन NaCl को बेंजीन में नहीं घोला जा सकता है। बेंजीन में नहीं घोला जा सकता है क्योंकि NaCl ध्रुवीय व बेंजीन अध्रुवीय होता है। अर्थात इनकी प्रकृति समान नहीं है। तो ये अपना टॉपिक है, विलय और विलायक की प्रकृति ठोस के दर में विलयता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो विलय और विलायक की जो प्रकृति है, यानी दोनों की जो प्रकृति है, उस पर यानी वो विलयता निर्भर होती है। जैसे किस प्रकार से निर्भर होती है? समान समान को घोलता है। कहने का मतलब विलय और विलायक दोनों समान होने चाहिए। समान किसमें? प्रकृति में। और प्रकृति कौन सी? ध्रुवीयता और अध्रुवीयता, अर्थात लाइक डिजोनो लाइक। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी का अर्थ है समान समान को घोलता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है।
ध्रुवीय विलायक में व अध्रुवीय विलायक में आसानी से विलय हो जाते हैं। जैसे NaCl को जल में आसानी से घोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि NaCl और जल दोनों ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, यानी दोनों की प्रकृति समान है। दोनों की प्रकृति समान है अर्थात ध्रुवीय होती है। इसी प्रकार आयोडीन व सल्फर को CCl4 में आसानी से घोला जा सकता है, क्योंकि आयोडीन और सल्फर तथा CCl4 तीनों अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन NaCl को बेंजीन में नहीं घोला जा सकता है, क्योंकि NaCl ध्रुवीय व बेंजीन अध्रुवीय होता है, यानी इनकी प्रकृति अलग है, इनकी प्रकृति समान नहीं है। तो जिनकी प्रकृति समान होती है वो ही आसानी से विलय हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारा अपना जो पहला जो कारक था विलय और विलय की प्रकृति, उसका जो मुख्य जो लाइन है वो यही है, समान समान को घुलता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर नोट्स में लिख लेना। अब आगे हमारा सेकेंड फैक्टर था, वो है ताप। कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है ठोस की द्रव में विलयता। तो दूसरा कारक है वो है ताप का प्रभाव। तो दूसरा कारक है ताप का प्रभाव, कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है। वैसे भी जनरल है, देखा होगा आपने, गर्म जल में चीनी जल्दी विलय हो जाती है, ठंडे जल में देरी से विलय होती है। कहने का मतलब ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ठोस विलय ऐसे होते हैं कि ताप बढ़ाने पर उनकी विलयता घटती भी है। तो यहां ऐसे हम ठोसों की चर्चा भी करेंगे। तो ताप का प्रभाव, तो ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए, ठोस की द्रव में विलयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठोस के द्रव में विलयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलयता बढ़ती भी है, लेकिन कुछ ठोसों के लिए घटती भी है। कुछ ठोसों की विलयता ताप बढ़ाने पर घटती। तो लासा तैलिये के अनुसार यानी इस चीज की व्याख्या अब लासा तैलिये नाम के एक वैज्ञानिक ने की है। उसने क्या बताया है, किसी ठोस को द्रव में घोलने पर यदि उष्मा शोष्य विक्रिया होती है, उष्मा शोष्य विक्रिया होती है, तो ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, जैसे NaCl, KCl, AgNO3, KNO3 आदि। उसने क्या बताया कि किसी ठोस को द्रव में हम घोलें और उष्मा का अवशोषण हो, यानी उष्मा का अवशोषण होता है तो उसमें शोषी बिक्रिया होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। और यदि किसी ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया संपन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया संपन्न होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, जैसे NaOH, Li2SO4, लिथियम सल्फेट और कैल्शियम एसिटेट, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये था अपना ठोस की द्रव्य विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठोस की द्रव्य विलेयता ताप के द्वारा प्रभावित होती है। कुछ ठोस ऐसे होते हैं कि ताप बढ़ाने पर उनकी द्रव्य विलेयता बढ़ती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि ताप बढ़ाने पर उनकी द्रव्य विलेयता घटती है। तो लासेटेलिए वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जब किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं और उस समय उष्मा शोष्य विक्रिया होती है, उष्मा का अवशोषण होता है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, जैसे NaCl, KCl, AgNO3, KNO3। लेकिन यदि किसी ठोस को द्रव में घोलने पर उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्माक्षेपीय विक्रिया हो, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, जैसे ये उदाहरण लिखी हुई। तो इनकी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है और इनकी ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, क्योंकि इनको द्रव में जल में डालने पर उष्मा का अवशोषण होता है, और इनको जल में डालने पर उष्मा का इनका उत्सर्जन होता है, इनका उष्मा का अवशोषण होता है। तो जब उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा शोष्य विक्रिया होगी तो विलेयता बढ़ेगी, और उष्मा का उत्सर्जन होगा, उष्माक्षेपीय विक्रिया होगी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। तो ये था अपना ताप का प्रभाव। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स में लिखना। आगे देखिए, अगला है अपना दाब का प्रभाव। तो किसी भी ठोस को अपन द्रव में घोलते हैं तो दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से दाब उसको प्रभावित करता है। तो देखिए, ठोस की द्रव्य विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है तो नहीं पड़ेंगे। अब क्यों नहीं पड़ते हैं, तो इसके लिए बताया गया है क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता है। तो ये है अपना दाब का प्रभाव जो कंप्लीट है। इस प्रकार से ठोस की द्रव में जो विलेयता है वो पढ़ी है हमने, और ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया है। ठोस की द्रव्य विलेयता
तो विलेयता किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। ठोस की द्रव्य विलेयता किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में उपस्थित ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा ठोस की द्रव्य विलेयता कहलाती है। ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें 3 कारक प्रभावित करते हैं: विलेय और विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विलेय और विलायक की प्रकृति और ताप प्रभावित करता है। विलेय और विलायक की प्रकृति के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि समान समान को घोलता है, अर्थात लाइक डिजोल्व लाइक। दोनों की प्रकृति समान होगी, यानी विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान होगी। दोनों ध्रुवीय प्रकृति के होंगे तो आसानी से विलेय हो जाते हैं, दोनों अध्रुवीय होंगे विलेय और विलायक तो भी आसानी से विलेय हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रकृति उनकी समान नहीं है तो आसानी से विलेय नहीं होती। फिर हमने पढ़ा ताप का प्रभाव, तो ताप भी प्रभावित करता है। ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो ताप कुछ ठोसों के लिए तो ताप बढ़ाने पर द्रव में उनकी विलेयता बढ़ती है, कुछ के लिए घटती है। तो लासा तेली ने बताया था, वो आपको मैंने बताया है कि उस ठोस को द्रव में डालने पर उसमें शोषी विक्रिया होगी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और उसमें क्षेपीय विक्रिया होगी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। अब आगे हम पढ़ते हैं गैस की द्रव में विलेयता व विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की द्रव्य विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी गैस द्रव में विलय होती है, उसका मतलब है कि उस द्रव के द्वारा गैस का अवशोषण किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है या सोडा वाटर की जो बोतल होती है, उस बोतल को जब हम खोलते हैं तो उसमें से जैसे ये कोई बोतल है, जैसे ये कोका कोला है, इसमें इस बोतल में यानी कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल है इसमें ये द्रव है, लेकिन जो ही हम इस ढक्कन को खोलते हैं तो इसके अंदर गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं, यानी गैस बाहर निकलती है जब इसे खोला जाता है। इसमें CO2 गैस होती है। तो एक सीधा सा उदाहरण है कि द्रव में गैस घुली हुई है, तो सोडा वाटर की बोतल में, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, इनमें CO2 गैस को घोला जाता है। तो इनमें जब CO2 गैस को घोला गया है तो उस गैस का अवशोषण जो द्रव भरा हुआ है उसके द्वारा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी गैस का द्रव के द्वारा अवशोषण किया जाता है, और उस अवशोषण को ही हम विलेयता कहते हैं। यानी द्रव के द्वारा गैस का अवशोषण कर लिया जाता है जिससे वो उसमें घुल जाती है। तो गैस की द्रव्य विलेयता को अवशोषण गुणांक से दर्शाया जाता है। और ये क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर कोई भी निश्चित ताप है जिस पर किसी गैस की ml में
वह मात्रा जो 1 ml द्रव में घुली हुई हो। किसी गैस की ml में वह मात्रा, कोई भी गैस है उसकी ml में वह मात्रा जो 1 ml द्रव में या द्रव विलायक में घुली हुई हो, उसे ही अवशोषण गुणांक कहते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 लीटर की बोतल है, लेकिन हम इसके 1 ml में लेते हैं कि 1 ml में जो CO2 है वो घुली हुई है 0.1 ml। तो 1 ml में इसके 1 ml को अगर हम लें और इसके 1 ml को, यानी 2 लीटर है तो हम केवल 1 ml की बात कर रहे हैं, और इसके 1 ml में CO2 जो घुली हुई है वो 0.1 ml घुली हुई है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अवशोषण गुणांक। तो किसी भी गैस की द्रव्य विलेयता को अवशोषण गुणांक से दर्शाया जाता है। किसी भी गैस की द्रव्य विलेयता को अवशोषण गुणांक से दर्शाया जाता है। किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक से दर्शाते हैं। यह अवशोषण गुणांक है। और अवशोषण गुणांक क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की ml में वह मात्रा जो 1 ml द्रव में घुली हुई हो, उसे ही अवशोषण गुणांक कहते हैं। जैसे हमारे पास ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, 2 लीटर की बोतल है, इसमें CO2 गैस घुली हुई है, लेकिन हम इसके 1 ml में देखेंगे कि कितनी CO2 है। पूरी बोतल में पता नहीं कितनी CO2 है, लेकिन अगर इसके 1 ml में हम CO2 की मात्रा देखें, माना 0.1 ml घुली हुई है, तो वो ही इसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो पहले विद्यार्थियों, हमने ठोस की द्रव्य विलेयता के बारे में अध्ययन कर लिया। अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस होगा, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आज हम अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, प्रत्येक वीडियो को सीक्वेंस के साथ देखते रहिए। लेकिन वीडियो देखने से ही काम नहीं चलने वाला है। वीडियो को देखो, जो हम बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनो, समझो और कॉपी में भी नोट करो। जब तक आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां समान रूप से काम नहीं करेंगी, आपको समझ में आने वाला नहीं। ये ना हो कि आप वीडियो देखते देखते सो जाओ। ये वीडियो देख रहे हो, आपका केवल टारगेट यही है कि वीडियो को केवल देखना है, समझना नहीं है। वीडियो को देखना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं है तब तक बार बार आप वीडियो को देखते रहिए, जरूर आपको समझ में आएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रहसरी आवाज आवा से सिल पर पड़त निशान। बार बार प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, बिल्कुल समझ में आएगा। और हमारी पूरी कोशिश है सितंबर तक आपका हम सिलेबस करवा देंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।